नमस्कार फ्रेंड्स, डेस्टिनेशन आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और इंडिया ईयर बुक जो कि हम लोग देख रहे हैं, इसी का पॉलिटी वाले चैप्टर का पार्ट 2 हम लोग देखेंगे। और लास्ट दिन हम लोगों ने देखा हुआ था कि कुछ इस देश में प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, और किस तरीके से पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी इस देश में इस्टेब्लिश किया गया है, वेयर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो हेल्प आउट करते हैं प्रेसिडेंट को। तो आगे इसमें पार्लियामेंट्री कमिटीज़ की चर्चा की गई है, और पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का जो फंक्शन होता है वो वेरी करता है। देखिए, सीधी सी चीज़ है कि चूंकि पार्लियामेंट इस देश में डिबेट और डिस्कशंस का जो एपेक्स फोरम है वो होता है, तो हर इशू के ऊपर ज़रूरी नहीं है कि राज्यसभा के 250 लोग और लोकसभा के 550 लोग हर एक चीज़ में इंडल्ज हों। इसके अतिरिक्त ये भी ज़रूरी नहीं है कि राज्यसभा के हर मेंबर के पास एक्सपर्टीज़ हो। तो छोटे छोटे पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को बहुत सारे इश्यूज़ को रिफ़र किया जाता है, और उन्हीं के बारे में यहाँ बताया गया है कि जो इनके फंक्शंस होते हैं वो वेरी करते हैं। रीज़न क्या है पार्लियामेंट्री कमेटी को बनाने का? बिकॉज पार्लियामेंट अपने आप में, जो कि सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है, वो बहुत डिटेल्ड स्क्रूटनी नहीं कर सकती है हर सब्जेक्ट का। एक तरीके से ये डेलीगेशन है अपने कामों का छोटी छोटी कमिटीज़ को, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं प्रत्यायोजित विधान। एट द एंड ऑफ द डे नियम कानून बनाने का काम पार्लियामेंट ही करती है, लेकिन कौन से नियम कानून बनाए जाएं, कौन कौन से नियम कानून बेसिक डॉक्ट्रिन के अगेंस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के, इन चीज़ों को एग्जामिन करने के लिए कई बार कमिटीज़ को रिफ़र किया जाता है, और उन्हीं कमिटीज़ की बात यहाँ पार्लियामेंट्री कमिटीज़ में की गई है। आगे इसमें बताया गया है कि इनका जो अपॉइंटमेंट का सिस्टम होगा, या जो भी इसके मेंबर्स होंगे वो कितने टाइम के लिए ऑफिस को होल्ड करेंगे, इनके क्या क्या फंक्शंस होंगे, और प्रोसीजर क्या होगा कंडक्टिंग का, किस तरीके से क्रियान्वयन किया जाएगा इन कमिटीज़ में, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं एज पर द रूल मेड बाय द टू हाउसेज अंडर आर्टिकल 118(1). तो एक तरीके से देखिए तो आर्टिकल 1181 में बताया गया है कि दोनों हाउसेस क्या कर सकते हैं कि अपने को सुचारू रूप से चलाने के लिए कमिटीज़ का सहारा ले सकते हैं। आगे बताया गया कि कमिटियां दो तरह की होती हैं, एक स्टैंडिंग और दूसरी एडहॉक। स्टैंडिंग वाले को हिंदी में बोलते हैं स्थायी, और एडहॉक वाले को बोलते हैं तदर्थ। तदर्थ ऐसे समझना है कि कोई सा भी प्रेजेंट इशू अगर पार्लियामेंट के सामने आता है, जैसे मुर्शिदाबाद ज़िले में हिंसा हुई, इस चीज़ के ऊपर अगर पार्लियामेंट और डेप्थ में एनालाइज करना चाहेगा चीज़ों को, तो वो अपने तरफ से कमेटी बना देगा, और उस कमेटी का काम होगा मुर्शिदाबाद हिंसा के ऊपर अपनी रिपोर्ट को जारी करना। एक बार उसने रिपोर्ट सबमिट कर दी, फिर उस कमेटी को हम लोग भंग कर देते हैं। द फॉर्मर आर इलेक्टेड और अपॉइंटेड एवरी ईयर। तो स्टैंडिंग कमेटी, इसको क्या किया जाता है, इलेक्शन इसमें होता है या अपॉइंटमेंट होता है एवरी ईयर। जबकि जो बाद वाली है, जैसे जैसे नीड होता है वैसे वैसे एडहॉक कमिटीज़ को बनाया जाता है, और जब उनका डिमांड खत्म हो जाता है तो उन कमिटीज़ को डिसॉल्व कर दिया जाता है। 3 स्टैंडिंग कमिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। और ये 3 कमिटीज़ फिनेंशियल प्रूडेंस को दिखाती है इस देश के एडमिनिस्ट्रेशन में। जैसे एक तो कमिटी ऑन एस्टीमेट है, एस्टीमेट मतलब अंदाज़ा लगाना। ये कमिटीज़ इस चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं कि देश का जो प्रशासन है वो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार ही सुचारू ढंग से चलाया जा रहा है या नहीं, और जिस काम के लिए बजटरी एलोकेशन किया गया था उसी काम में उस फंड को यूज़ किया जा रहा है या नहीं। अपार्ट फ्रॉम डैट, एस्टीमेट मतलब अंदाज़ा लगाना। ये कमिटी इस चीज़ का भी अंदाज़ा लगाती है कि किसी पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत थी, क्या कहीं पर पैसे का अपव्यय हुआ है, अगर अपव्यय हुआ है तो उस पैसे को कैसे हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। पब्लिक अकाउंट की कमेटी है, और उसके अतिरिक्त पब्लिक अंडरटेकिंग की कमेटी है। गवर्नमेंट की ओन्ड बहुत सारी कंपनियां होती हैं, जिनको सामान्य भाषा में हम लोग पीएसयूज बोलते हैं। तो पीएसयूज के एडमिनिस्ट्रेशन को चुस्त और दुरुस्त करने के लिए पब्लिक अंडरटेकिंग की कमेटी है। हम लोगों को ये भी पता है कि 91-92 का जो फिनेंशियल क्राइसिस था, उसके पीछे एक बड़ा रीज़न ये भी था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1950s के डिकेड में एक पॉलिसी बनाई थी कि हर सेक्टर में बड़े सारी गवर्नमेंट कंपनियों को स्टैब्लिश किया जाएगा। वो सुचारू ढंग से नहीं चली, इसीलिए हम लोगों को क्या करना पड़ा कि फिनेंशियल क्राइसिस आया, और उनके ही इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए एक तरीके से पब्लिक अंडरटेकिंग की जो कमेटी है वो काम करती है। अब आगे क्या दे रहा है कि ये तीनों कमेटियां क्या करती हैं, विजिलेंस रखने का काम करती हैं गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और परफॉर्मेंस पर।
और साथ में ये भी जानेंगे कि जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के, वो पब्लिक अकाउंट और पब्लिक अंडरटेकिंग की कमेटी के मेंबर तो हो सकते हैं, बट कमेटी ऑन एस्टीमेट्स के जो मेंबर्स होते हैं वो केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। एस्टीमेट मतलब अंदाज़ा लगाना। अगर सामान्य भाषा में कहें ना, मजाकिया लहजे में कहें, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि राज्यसभा को चूंकि बुजुर्गों की सभा कहा जाता है और बुढ़ापे में उनको सही चीज़ों का अंदाज़ा नहीं लग पाता है, तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं कि जो एस्टीमेट की कमेटी है उसमें केवल लोकसभा से ही मेंबर रखे जाते हैं, और जो बाकी दो कमिटीज़ हैं, डेट इज़ पब्लिक अकाउंट और पब्लिक अंडरटेकिंग, कभी कभी इसको पीएसयूज़ के ऊपर भी कमेटी बोल दिया जाता है, इसके जो मेंबर्स होते हैं ये दोनों हाउसेस से लिए जाते हैं। वही सारी बातें जो अभी हम लोगों ने बात की कि एस्टीमेट्स की जो कमेटी होती है वो इम्प्रूवमेंट लाती है ऑर्गेनाइजेशंस में। कैसी ऑर्गेनाइजेशन? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, वहाँ पर इफ़िशियंसी लाती है, और समय के साथ अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड होता है तो उसको भी ये करती हैं। इसके अतिरिक्त जो पब्लिक अकाउंट की कमेटी है ये स्क्रूटनाइज करती है अप्रोप्रिएशन एंड फिनेंस अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड रिपोर्ट्स ऑफ द कैग। कैग भी मितव्ययिता के लिए, इफ़िशियंसी के लिए हर पीएसयू या हर गवर्नमेंट फंक्शनरीज के ऊपर बड़ी सारी रिपोर्ट्स लाता है, तो उन रिपोर्ट्स के पर एक्ट करना, उनकी जांच पड़ताल करना एक तरीके से पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम है। इसीलिए कहा जाता है कैग को इस कमेटी का फ्रेंड, गाइड एंड फिलोसफर। इसके अतिरिक्त जानेंगे कि कमेटी ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग जो होती है वो जो पीएसयूज होते हैं उससे संबंधित अगर कैग की कोई रिपोर्ट वगैरह हुई तो उसको भी एग्जामिन करने का काम करती है। इन 2 पेजेस पे, 3 पेजेस पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है जिससे आपसे यूपीएससी पीटी या किसी भी पीसीएस एग्जाम में पूछा जाए क्वेश्चन, तो इसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगले इंपॉर्टेंट पेजेस की तरफ चलते हैं। ये एक फैक्ट आप जान सकते हैं, चूँकि जो सेकेंड एआरसी है, सेकेंड एआरसी, इसकी 4th रिपोर्ट कहती है कि गवर्नेंस में इथिकल वैल्यूज़ को हम लोगों को ऐड करना है। इसीलिए आपको 1997 में एक इथिकल कमेटी बना दी गई राज्यसभा के लिए, ताकि राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनका आइडियल कोड ऑफ कंडक्ट कैसा हो, उनका राइट कोर्स ऑफ एक्शन कैसा हो, उस चीज़ को देखते हुए। और सिमिलरली एक ऐसी ही इथिक्स कमेटी बनाई गई लोकसभा के लिए 2000 में। इस चीज़ को याद रख सकते हैं कि राज्यसभा के लिए 1997 और लोकसभा के लिए 2000। एड हॉक कमेटी, जैसा कि हम लोगों ने बात किया कि कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है उसको इंक्वायर करने के लिए, उसके ऊपर रिपोर्ट बनाने के लिए एड हॉक कमेटीज़ को इस्टेब्लिश किया जाता है। नाम इनको हिंदी में बोलते हैं तदर्थ समितियां, और जैसे इनका काम ख़त्म होता है, जैसे मुर्शिदाबाद हिंसा के ऊपर अगर कोई ऐसी कमेटी बनाई गई, जैसे इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट वगैरह सबमिट की, वैसे के वैसे इस कमेटी को डिसॉल्व कर दिया जाता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त कोई पर्टिकुलर बिल है जो कंट्रोवर्शियल है या उसके ऊपर और भी कुछ किए जाने की ज़रूरत है, तो उसके ऊपर भी एड हॉक कमिटीज़ बना दी जाती है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा कि वक्फ बिल को लेकर के भी गवर्नमेंट के तरफ, पार्लियामेंट के तरफ से एक एड हॉक कमेटी बनाई गई थी। उसके अगले में जानेंगे लीडर ऑफ अपोजिशन का पोस्ट होता है पार्लियामेंट में, ईदर हाउसेज में, और ये उसी पार्टी को इसके लिए चुना जाता है, उसी पार्टी के बेस्ट मेंबर को इसके लिए चुना जाता है जिनका स्ट्रेंथ उस हाउस में 10% ऑफ द टोटल नंबर है। इन लोगों की जो सैलरी इत्यादि होती है वो कैबिनेट मंत्री के इक्विवेलेंट होती है। वही दे रखा है कि सैलरी एंड द अदर सुटेबल फैसिलिटीज आर एक्सटेंडेड टू देम थ्रू अ सेपरेट लेजिस्लेशन इन द ईयर 1977। चूँकि इसका भी एक इतिहास रहा हुआ है, 1975 से लेकर के 77 तक इस देश में इमरजेंसी रही, और इमरजेंसी जब खत्म हुई, जनता पार्टी की सरकार आई। जनता पार्टी की सरकार का कहना था कि विपक्ष को कुचल दिया गया इन 2 सालों में। इसके आधार पर जनता पार्टी ने ये रिजोल्यूशन लेकर के वो आए कि भाई अब जो विपक्ष के नेता होंगे, प्रमुख नेता होंगे, उनकी आवाज़ को भी बहुत गंभीरता से सुनने की ज़रूरत है। इसके अतिरिक्त ये जितना हम लोग देखते हैं पार्लियामेंट का लाइव जो रिकॉर्डिंग हो करके हम लोगों के टीवी पर आता है संसद टीवी के थ्रू, इन सारी फंक्शंस को कौन सी मिनिस्ट्री एग्जीक्यूट करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है, जो कोऑर्डिनेट करती है, प्लान करती है और अरेंज करती है गवर्नमेंट के बिजनेसेस को इन बोथ हाउसेस। एक तरीके से देखिए तो ईदर हाउस में जो भी पॉलिटिकल एजेंडा होगा, जो भी आपको कौन से बिल लाए जाएंगे, किस सीक्वेंस में लाए जाएंगे, किसके ऊपर कितना डिस्कशन हो सकता है,
इन सारी चीज़ों की रूपरेखा भी मोटे तौर से उसका फ्रेमवर्क आपको यही मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स तैयार करता है। अगला जानेंगे कि यूथ को तैयार करने के लिए, चूंकि आज के जो बच्चे हैं, आज के यूथ हैं, कल भविष्य के यही बड़े नेता होंगे, इसीलिए यूथ पार्लियामेंट कमीशन कंपटीशन का आयोजन किया जाता है। किसके द्वारा? तो ये किया जाता है इसी मिनिस्ट्री के द्वारा, और ये मिनिस्ट्री इंश्योर करती है कि वेरियस कॉलेजेस और स्कूल्स में बहुत सारे डिबेट्स एंड डिस्कशंस के प्रोग्राम्स को कंडक्ट करवाया जाए। इस चीज़ को लेकर के 2019 में एक वेब पोर्टल भी डाला गया ऑफ द नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम, और इसमें मोटे तौर पर हम लोग को यही समझना है कि बच्चों को प्राइजेज वगैरह दे करके कॉलेज के बच्चों को या स्कूल के बच्चों को मोटिवेट करके डिबेट और डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करवाया जाता है। ऑल इंडिया विप कॉन्फ्रेंस। विप आप सारे लोगों को पता होगा कि कोई सा भी इंपॉर्टेंट बिल होता है उसके ऊपर विपक्ष भी ज़्यादा से ज़्यादा वोट करना चाहता है, सत्ता पक्ष भी ज़्यादा से ज़्यादा वोट करना चाहता है, तो एक सचेतक हर पार्टी की तरफ से अपॉइंटेड होते हैं जिनका काम होता है कि एक्चुअल वोटिंग के दिन भारी संख्या में उनके सदस्य जो हैं वो पार्लियामेंट के ईदर हाउस में प्रेजेंट रहें। उनको बोलते हैं व्हीप, जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। और समय समय पर ऑल इंडिया व्हीप कॉन्फ्रेंस भी आयोजित किया जाता है ताकि वेरियस जो व्हीप्स होंगे, वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो व्हीप्स होंगे उनके मध्य भी सूटेबल लिंक्स वगैरह डेवलप हों, उनके मध्य भी कोऑर्डिनेशन वगैरह डेवलप हो। ठीक है, उसके अगले में देखेंगे मैटर अंडर रूल 377 एंड स्पेशल मेंशंस। द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स takes follow-up action on the matters raised under Rule 377, Rules of Procedure and Conduct of Business in लोक सभा। एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी मिनिस्टर होते हैं उनको बोला जाता है कि भाई जो भी आपसे क्वेश्चन वगैरह पूछा जा रहा है संबंधित सदस्यों के द्वारा, उनको आपको रिपोर्ट करना है, उनको आपको जो भी उन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा है उसका रिप्लाई करना है, और प्रीफर्ड टाइम होता है विद इन 1 मंथ। किसी भी मंत्री से, जिस भी मंत्री के मंत्रालय से संबंधित क्वेश्चन होगा उनसे ये एक्सपेक्टेड होता है कि 1 महीने के अंदर अंदर आप एक फिटिंग रिप्लाई प्रोवाइड करवाइए, और ये सारा चीज़ को भी इंश्योर करने का काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर। तो इस पर क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेगा, जितनी चीज़ें अभी हम लोगों ने बात की इन सारे को ही स्टेटमेंट के फॉर्म में डाल दिया जाएगा और बोला जाएगा कि आप आइडेंटिफाई करिए कि इनमें से किस किस काम को मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स आपको एक्सिक्यूट करता है। इधर को कुछ खास चीज़ें नहीं है, फिर इधर आकर के देखते हैं। देखिए क्या लिख रखा है। 44 मिशन मोड प्रोजेक्ट्स आपको लॉन्च किए गए हैं अंडर द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। मिशन मोड प्रोजेक्ट जानेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी लेट लतीफ़ी, जो भी सरकारें होती हैं वो लेट लतीफ़ी के लिए अक्सर जानी जाती हैं। ई गवर्नेंस के रास्ते सरकारी कामकाज में बहुत सुधार हुआ है, बहुत इफेक्टिव, बहुत इकोनॉमिकल और बहुत इफ़िशिएंट तरीके से सरकारें काम कर रही हैं। तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनको हर हाल में पूरा करना गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ होती हैं उनको कहा जाता है मिशन मोड प्रोजेक्ट। और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत एक ई विधान का स्कीम लेकर के गवर्नमेंट आई है। उसके तहत क्या किया जा रहा है, जो भी लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस हैं उनको मॉडर्नाइज किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल, पहले आप बिल लेकर के आते होंगे, भर भर के पन्ने, 100-200 पन्ने का बिल होगा, और उसी को अगर आप टैब में रख लेंगे तो एक तो वो उतने पेजेस बचेंगे, पेजेस बचना मतलब कम पेड़ों का कटना, और उसके आधार पर आप बहुत लिमिटेड जगह में ही आप क्या कर पाएंगे, अपने टैब वेब के थ्रू ऐप वगैरह रख पाएंगे। इसके लिए एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, दैट इज़ NEVA, और एक तरीके से वन नेशन वन एप्लीकेशन के ऑब्जेक्टिव को ये NEVA फिल करता है। वन नेशन वन एप्लीकेशन कहने का मतलब कि आज के समय में आप देखेंगे कि गवर्नमेंट, पहले के समय क्या होता था कि गवर्नमेंट के वेरियस स्कीम्स के अगर आप बेनिफिशियरी हैं तो आपको 10 पोर्टल्स पे जाना पड़ता था कि अगर अनाज का लाभ लेना है तो वहाँ जाइए, दवा का लाभ लेना है तो वहाँ जाइए। इन चीज़ों को एक जगह पर समेट देने का नाम ही है वन नेशन वन एप्लीकेशन। एक तरीके से कहिए तो रोनाल्ड रीगन साहिब का या मेरी या थ्रेचर साहिबा का जो आपको मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का नारा है, उसके अकॉर्डेंस में वन नेशन वन एप्लीकेशन काम करता है। जो बातें हम लोगों ने की कि भाई ये सब पेपरलेस ट्रांजैक्शन वगैरह को इंश्योर करने का काम करता है। आगे फिर देखिए इसमें क्या लिख रखा है।
आगे वीमेन रिजर्वेशन की चर्चा की गई है। आप लोगों को पता होगा, एग्जाम में पूछेंगे कि कौन से नंबर का अमेंडमेंट एक्ट है, तो 106 नंबर। और इसके द्वारा ये इंश्योर किया गया कि भाई जो भी पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट मतलब यहाँ पर लोकसभा समझना है, स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं या जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया है, इन जगहों पर 1/3 सीट्स रिजर्व होंगी महिलाओं के लिए। और एक खासियत क्या है कि जैसे SC ST कम्युनिटीज़ के लिए भी सीट्स रिजर्व हैं, बट वहाँ पर आप देखेंगे कि मोर और लेस एक ही सीट हर इलेक्शन में रिजर्व होती हैं। और इसका क्राइटेरिया ये है कि किन किन पार्लियामेंट्री सीट्स के ऊपर ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी ऑफ डैट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि जो सीट्स होंगी ना, वो रोटेशनल बेसिस पर रिजर्व की जाएंगी। और आफ्टर ईच डिलिमिटेशन इस चीज़ को फाइंड आउट किया जाएगा कि इस बार इस पर्टिकुलर इलेक्शन में किस सीट को रिजर्व रखना है। ठीक है। इसके अतिरिक्त इस चुनाव से जो 18वीं लोकसभा थी, उससे इन सारी चीज़ों को इंश्योर नहीं किया गया, बल्कि नेक्स्ट सेंसस होने के बाद और जो सब्सिक्वेंट डिलिमिटेशन का एक्सरसाइज होगा, उसके बाद इस बिल को, वुमेन रिजर्वेशन बिल को हम लोग फुलफिल कर रहे होंगे। अगला पॉलिटिकल सिस्टम में कैग की चर्चा की गई है। कैग का आर्टिकल आप लोगों को पता होगा 148 से लेकर के 151, और लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी को ये इंश्योर करता है। लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी कहने का मतलब कि ये इंश्योर करता है कि सरकारी खजाने से जिस काम के लिए पैसा निकाला गया, एक्चुअली में पैसा उसी जगह पर खर्च किया गया। इसके अतिरिक्त आपको जानना चाहिए कि ड्यूटीज, पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ द सर्विस एक्ट है 1971, और इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया है कि कैग का काम बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट्स के जो अकाउंट होंगे उनका भी कंपाइलेशन, उनका भी हिसाब किताब, लेखा जोखा किसको रखना होता है, कैग को रखना होता है। हाउएवर उस समय इंदिरा गांधी जी ने बहुत स्मार्टली केंद्र सरकार के अकाउंट्स के कंपाइलेशन के काम को कैग के वर्किंग लिस्ट से निकाल दिया था। कैग अपनी रिपोर्ट्स किनको सबमिट करते हैं? प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं, या किसी राज्य से संबंधित हुई तो गवर्नर को रखते हैं, और अगर यूटी से संबंधित हुई तो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर्स को रखते हैं। इसके अतिरिक्त जानेंगे कि जो भी पैसा रुपया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन, दैट इज संचित निधि ऑफ भारत से जो भी पैसा आया या गया, उस सारे बिल्स को ये चेक करते हैं, और आपातकालीन जो फंड है उससे भी पैसे की निकासी को ये व्यक्ति चेक करते हैं। इसके अतिरिक्त 6 शेड्यूल में आप लोगों को पता होगा कि ट्राइबल एरियाज़ के एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई है। तो ऐसे ट्राइबल एरियाज़ में जो डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल्स ऑपरेट करती हैं, उनका भी ऑडिट करने का ये काम करता है। इसके अतिरिक्त पार्लियामेंट किसी लॉ के द्वारा किसी और बॉडी के ऑडिट के लिए अगर कैग को गाइड करेगी, तो उनका भी ऑडिट कैग के द्वारा ही किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल दामोदर वैली कॉरपोरेशन हो गया, नेशनल फॉरेन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ हो गए, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर हो गया। ये अलग से आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि भाई बताओ कि नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, ये गांधीनगर में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी कहाँ पर है, तो ये आपको रुड़की में है। इसके अतिरिक्त एक फैक्चुअल चीज़ बताया गया है कि वी नरहरि राव इस देश के पहले कैग रहे हुए हैं सिंस इंडिपेंडेंस, और आज के समय में के संजय मूर्ति साहब भारत के वर्तमान कैग हैं। अटॉर्नी जनरल के बारे में देखेंगे। इनको अपॉइंटमेंट दी जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। ये एग्जाम में पूछा हुआ है। यूजुअली एक ट्रेडिशन है कि अगर सरकार बदलती है तो अटॉर्नी जनरल भी रिज़ाइन कर देते हैं, नई सरकार अपने हिसाब से अपने बेस्ट लॉयर को चुन लेती है अटॉर्नी जनरल। बट कॉन्स्टिट्यूशनल शब्दावली ध्यान में रखेंगे कि इनको अपॉइंटमेंट मिलती है किसके द्वारा, तो प्रेसिडेंट के द्वारा। कोई भी व्यक्ति अपॉइंट होने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस मेंटेन करेगा कि उसको अटॉर्नी जनरल बना दिया जाएगा, तो ही शुड बी क्वालिफाइड एनफ टू बी अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स के ऊपर एडवाइस देना आपको अटॉर्नी जनरल का मुख्य काम होता है। एक तरीके से कहें, सामान्य भाषा में कहें तो देश का सबसे बड़ा सरकारी वकील अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। इसके अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है शैल हैव द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सारे कोर्ट्स में ये बैठ सकते हैं, वहाँ की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और कब तक ये अपने ऑफिस को होल्ड करते हैं, ये होल्ड करते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अटॉर्नी जनरल को हेल्प आउट करने के लिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की व्यवस्था की गई है। एक तरीके से दूसरे नंबर के सबसे इंपॉर्टेंट सरकारी वकील ये होते हैं, और इनको भी बहुत सारे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स दे दिए जाते हैं इनकी मदद के लिए।
इसके अतिरिक्त जानेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स एंड 1961 का, और इसको बनाया गया है आर्टिकल 77(3) के अंतर्गत, जो बोलता है कि प्रेसिडेंट क्या कर रहा होगा कि विभिन्न मंत्रियों के मध्य कार्यों का आवंटन बंटवारा करेगा, और इसी चीज़ को एक्चुअली में एक्सिक्यूट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961 लाया गया है। गवर्नमेंट जो सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट है वो मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स में बटी हुई होती है। यूजुअली जो बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो मिनिस्ट्रीज के अंडर डाली जाती हैं, और छोटे छोटे पोर्टफोलियोज को डिपार्टमेंट के अंडर डाल दिया जाता है। इनको क्रिएट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करते हैं। किसकी एडवाइस पर करते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर, ठीक है। और मिनिस्ट्रीज का बंटवारा भी किसके द्वारा किया जाता है? तो ये भी प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। वहीं जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके यूजुअली जो चार्ज जिनको दिया जाता है वो एक सेक्रेटरी लेवल के व्यक्ति होते हैं। देखिए लिख रखा है दैट ईच डिपार्टमेंट इज जनरली अंडर द चार्ज ऑफ अ सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरीट के बारे में दिया हुआ है कि कैबिनेट सेक्रेटरीट क्या करता है? डायरेक्टली फंक्शन करता है अंडर प्राइम मिनिस्टर। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड इस सेक्रेटरीट के कौन होते हैं? तो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, हु इज ऑल्सो द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विसेज बोर्ड। इस देश में हायर ब्यूरोक्रेसी की कहाँ पोस्टिंग होगी, कब उनका ट्रांसफ़र होगा, इन सारी चीज़ों को देखता है सिविल सर्विसेज बोर्ड। और इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं? तो ये होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। आज से 6-7 साल पहले यही एग्जैक्ट क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है, एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन दैट वी पीपल आर एम्फसाइजिंग अगेन एंड अगेन कि आप लोगों को इंडिया ईयर बुक को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। और कैबिनेट सेक्रेटरीट क्या करता है कि जो यूनियन लेवल की कैबिनेट होती है, जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो वाले मंत्री होते हैं, उनको असिस्ट करना, और कैबिनेट कमिटीज़ को भी असिस्ट करना। कैबिनेट कमिटीज़ तब बनाई जाती हैं जब किसी इशू में एक से अधिक मंत्रालयों का योगदान या उनका इन्वॉल्वमेंट हो रहा होता है। इससे संबंधित भी जो नियम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1961 है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961 है, ठीक है। आर्टिकल 77(3) हम लोगों ने देखा ही कि राष्ट्रपति क्या करते हैं कि विभिन्न मंत्रियों के मध्य कार्यों का बंटवारा करते हैं। उसके आगे यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है। डीबीटी के बारे में बताया गया है। डीबीटी क्या? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखा था कि पहले बड़े सारे सरकारी स्कीम्स में फॉल्स बेनिफिशरीज होते थे, जिनको छद्म लाभार्थी कहते हैं। ये लोग एक्चुअली में एग्जिस्ट भी नहीं करते थे, इनको घोस्ट बेनिफिशरीज भी कहते हैं, और बड़े सारे सरकारी फंड का गबन होता था। तब सरकार ने क्या किया कि आधार के बायोमेट्रिक डेटा के साथ बड़ी सारी सरकारी योजनाओं को लिंक कर दिया, और बोला गया कि भाई अब हम आपको सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करेंगे, डायरेक्ट हम आपको कैश दे देंगे। उस कैश से मार्केट रेट पर आप क्या कर लेना, अपने लिए सर्विसेज एंड गुड्स को बाई कर लेना। किस ईयर से शुरू किया गया? 2013 से। वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स को इसमें इंडल्ज किया गया। इसके अतिरिक्त आधार कार्ड से जोड़ा गया बहुत सारी चीज़ों को, और एक्यूरेटली टारगेट करने में इसके आधार पर सरकार बहुत सक्सेसफुल हुई, जो भी इंटेंडेड बेनिफिशरीज हैं उनको। ये एडमिनिस्ट्रेशन में इफ़िशियंसी, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाता है, और सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम्स है उसमें बहुत सारा पैसा वगैरह सरकार का बचने लगा। तो इस वीडियो में यहीं तक की चीज़ें हम लोग देखेंगे। एक वीडियो या 2 वीडियो अभी हमको और लगेगा, ऐसे ही 20-20 मिनट के सेशन हम आपके लिए लाएंगे, और फिर 2 वीडियो में और हम लोग पॉलिटी वाले सेक्शन को कवर अप कर लेंगे, और फिर सब्सिक्वेंट तरीके से अगले चैप्टर्स की तरफ मूव ऑन कर रहे होंगे। अगर आप सिविल्स की तैयारी करते हैं और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काम का है, और काम का जरूर होगा, बिकॉज यूपीएससी में 8-10 क्वेश्चन जैसा कि हम लोगों ने बात किया हुआ है इसी एक किताब से पूछे जाते हैं, तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लगा, हमारे इस प्रयास के सहारे आई पर्सनली फील्स कि आप बहुत जल्दी इंडिया ईयर बुक को रिवाइज कर सकते हैं 40-50 घंटों में, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।